जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हम लोग ज्योग्राफी का लेक्चर 4 देख रहे हैं। ये आपके आईएएस, पीसीएस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 4th लेक्चर में हम लोग आज जो करने जा रहे हैं केमिकल वेदरिंग। इससे पहले हम लोगों ने जियोमॉर्फिक फोर्स स्टार्ट किया था, उसी का पार्ट ये है। जियोमॉर्फिक फोर्स देखा हमने, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर लैंड फॉर्म्स देखा हमने। एंड वी हैव आल्सो सीन कि एक्सोजेनिक फोर्स में कैसे वेदरिंग हो रहा है, कैसे इरोजन हो रहा है, डेनुडेशन हो रहा है। और फिर हम लोगों ने वेदरिंग चैप्टर उठाया और वेदरिंग के अंतर्गत हम लोगों ने वी हैव सीन लाइक फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है। फिर इन द लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल वेदरिंग, उसके टाइप्स देखा। एंड फिजिकल वेदरिंग में ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन एंड हम लोग ब्लॉक एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन और साथ ही साथ हम लोगों ने फ्रॉस्ट वेजिंग देखा। और आपको बोला था कि एक सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ आप अपने तरफ से करिए बेटा और उसके कमेंट करिए। आपको जो दिक्कत होगी बहुत इजी है। डन, आई विल कम फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दिस। अब हम लोग केमिकल वेदरिंग देखने जा रहे हैं और केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत वी कैन बी एबल टू सी 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज कार्बोनेशन। और कार्बोनेशन से रिलेटेड ही आप आगे में पढ़ेंगे इन द कमिंग क्लासेस कास्ट टोपोग्राफी। लगभग इसकी 1.5 आवर की क्लास होती है, लगभग एटलीस्ट, या 2 घंटे की हो सकती है। कार्बोनेशन से बनाई कास्ट टोपोग्राफी होता है, कास्ट लैंडफॉर्म। अनदर हम लोग देखेंगे, इट इज अबाउट ऑक्सीडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से हमारे इंडिया में वी हैव गॉट द रेड सॉइल, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव गॉट रेड सॉइल इन इंडिया। फिर हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के वजह से हमें सैंड बनता है, वो देखेंगे हम। और इसी के वजह से कैन बी एबल टू सी फॉर्मेशन ऑफ थार डेजर्ट, और सैंड के साथ सिल्ट भी बनता है। अनदर और भी हम लोग देखेंगे, क्ले सॉइल के फॉर्मेशन को भी देखेंगे। और इसी क्ले सॉइल के अंतर्गत वी कैन बी एबल टू सी काओलिनाइट सॉइल। काओलिनाइट सॉइल देखा जाएगा। Another that we'll see, it is about hydration. ये भी सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट इज अबाउट सॉल्यूशन। These are the 5 important topics under the chemical weathering. Chemical weathering में ये 5 important topics होते हैं। फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, इट इज अबाउट कार्बोनेशन। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को देखें, उसके बाद इफ यू हैव एन डाउट प्लीज गिव योर कमेंट्स, और डाउट्स भी आप अपना पूछ सकते हैं। एंड इन द कमिंग टाइम आई विल कीप ऑन आंसरिंग दिस क्वेश्चंस, जो आप क्वेश्चन पूछेंगे। एंड द फर्स्ट वन, इट इज कार्बोनेशन। कार्बोनेशन से कैसे केमिकल वेदरिंग होता है। केमिकल वेदरिंग कहने का मतलब है, सिंपल वर्ड एक हम लोग बताएं तो पहला, केमिकल वेदरिंग, W शॉर्ट में लिख रहा है वेदरिंग के लिए, जब वाटर और या केमिकल इज हेल्पिंग इन डिसइंटीग्रेशन, मतलब प्रेशर से थोड़े डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन करे, किसका, रॉक का, डिकम्पोजिशन of rock into particles of rock, और further ये particles of rock can break into soil. तो what is chemical weathering? तो chemical weathering में यही है कि with the help of या under the influence of water and chemical reactions, with the help of disintegration, with the help of water and chemical reactions, disintegration and decomposition of rock into particles of rock,
is considered as chemical weathering. और ये कहां पे होगा? It will happen in the situ. It will happen in situ. It will not go anywhere. तो हमने क्या बोला? ये रॉक टूटकर उसी पोजीशन पर रहेगा. तो हमने क्या बोला? अगेन I said with the help of water and chemical reaction, डिसइंटीग्रेशन में आपका प्रेशर का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, इसलिए डिसइंटीग्रेशन है, प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है, बट हियर इट इज प्रेशर इज इन्वॉल्व. विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड केमिकल रिएक्शन, डिसइंटीग्रेशन and decomposition of rocks into particles of rock in situ is known as chemical weathering. शायद आपको chemical weathering समझ में आ गया. Again मैं बोल रहा हूं, you can write down also. What is chemical weathering? With the help of water and chemical reactions, disintegration and decomposition of rocks into particles of rock is considered as केमिकल वेदरिंग. चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं कार्बोनेशन क्या है. कार्बोनेशन कैसे केमिकल वेदरिंग करेगा? कार्बोनेशन में देखा जाए, यू नो दैट वाटर किस किस फॉर्म में रह सकता है. वाटर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर, it can be in the river, it can be in the stream. और ये वाटर के साथ यदि कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाए, क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, then it will form weak carbonic acid, H2O. H2CO3, weak कार्बोनिक एसिड बनाता है. I said that water in the form of rain, river and stream, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाए. आप हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लाउड है, वहां पे वाटर डिसॉल्व, वाटर में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन डिसॉल्व एंड इट फॉर्म्ड अ वीक कार्बोनिक एसिडिक वाटर. तो ये पानी में वीक कार्बोनिक एसिड होगा. एंड इफ इट इज पासिंग थ्रू एनी लाइमस्टोन, एनी रॉक, जो लाइमस्टोन का बना हो, कैसा हो? रॉक हो, लेकिन उसमें ज्यादा परसेंटेज किसका हो? परसेंटेज ऑफ लाइमस्टोन हाई हो, और उस पे यदि गिरेगा तो व्हाट विल हैपन? दिस कार्बोनिक एसिड वाटर विल रिएक्ट विद द लाइमस्टोन. और दूसरे जो रॉक होंगे, ग्रेनाइटिक और अदर डिफरेंट रॉक्स होंगे, वो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये लाइमस्टोन को डिसॉल्व कर लेगा. आपने देखा होगा जनरली इन द बिफोर दीपावली और समथिंग लाइक दैट, क्या आपके घर में व्हाइट वॉशिंग होता है? यदि चूना का किया जाता है तो चूना को जब आप डालते हो पत्थर में, चूना का पत्थर जो उसमें पानी डालते हो तो वो बुलबुला होता है और गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. ऐसा नहीं कि आप हाथ डाल देना बेटा, हाथ जल सकता है. सो आई सेड, हमने कहा कि वाटर है, क्या है आपका? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या बनाया? H2CO3, वीक कार्बोनिक एसिड. और ये वीक कार्बोनिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन रॉक से रिएक्ट करेगा और डिसॉल्व करके कैल्शियम डाई बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन बना देगा. क्या बना देगा? सॉल्यूशन बना देगा. और वहां से वो डिसॉल्व कर देगा, और डिसॉल्व करके एकदम नया कोई चीज वहां पे जहां जहां लाइमस्टोन होगा वहां पर पूरा लाइमस्टोन हट जाएगा और एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफ्स आ जाएगा. तो ये पूरा जो रिएक्शन फेनोमेना हो रहा है, दिस होल रिएक्शन फेनोमेना इज नोन एज कार्बोनेशन. इसको क्या कहेंगे हम? आप गूगल करके भी कहीं पर आप कार्बोनेशन या कास्ट टोपोग्राफी लिखेंगे तो कहीं पे गुफाएं बने हुए नजर आएंगी, कहीं पर कुछ छोटे छोटे चीजें बनी आएंगी. तो थोड़ा सा मैं एक पिक्चर बना के दिखाऊंगा कि कैसे ये केमिकल रिएक्शन रॉक को तोड़ देता है. सपोज आई एम मेकिंग दिस इज इन अ रॉक स्ट्रक्चर एंड इनसाइड दिस, ये रॉक है और इस रॉक में कहीं कहीं
आपका क्या है, लाइमस्टोन्स अवेलेबल हैं, लाइमस्टोन्स अवेलेबल हैं। और ये लाइमस्टोन्स डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर वाले पानी से, और कहीं कहीं पर ऊपर में स्वैलो होल, सिंक होल, छोटे छोटे सिंक होल बना सकता है, बड़े से स्वैलो होल बना सकता है, बड़ा डोलाइन बना सकता है। और उसके बाद ये पानी जो डिसॉल्व वाटर होगा, गर्म पानी, इट कैन मूव इनसाइड, और ये इट कैन मूव इनसाइड, और नीचे में जहां जहां लाइमस्टोन होगा उसको डिसॉल्व करते हुए जाएगा। और सपोज करिए यहां पूरा लाइमस्टोन है, तो इस पूरे एरिया से थोड़ा थोड़ा लाइमस्टोन को डिसॉल्व करके एक पूरा केव तैयार कर देगा। इट विल फॉर्म अ केव। सो इनसाइड दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, केव बन गया, एंड देयर इज सम काइंड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ केव। और ये पूरा दीवार है, और इसमें कुछ कुछ लटकते हुए स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, हमने आपको बताया था कि एक कास्ट टोपोग्राफी का क्लास अलग से होगा इनसाइड द केव। ये सच टाइप ऑफ थिंग्स यू कैन बी एबल टू सी। तो केव का फॉर्मेशन भी इसके वजह से होता है। थोड़ा सा आई ट्राई माय बेस्ट टू शो यू सम पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि देयर इट इज, यहां पर ये जो दिख रहा है ऊपर से स्टेलेक्टाइट, ये सारी चीजें जो बड़े बड़े लटके हुए हैं, गुफाएं बने हुए हैं, इट इज मेड बाय द कार्बोनेशन प्रोसेस। और ये कार्बोनेशन प्रोसेस की वजह से ही आपका, जैसे कहीं पर कई कुछ मार्बल के, मान लीजिए ताजमहल बना हुआ है, मार्बल मेड, देयर इज एन प्रोबेबिलिटी इज देयर, मार्बल का बना हुआ आपका कोई स्टैच्यू बना हुआ है, तो कुछ सालों में वो कार्बोनेशन प्रोसेस के द्वारा क्या हो जाएगा, वो टूटता चला जाएगा, डिकम्पोज होता जाएगा, डिसइंटीग्रेट, और उसके कभी नाक टूट जाएंगे, कान टूट जाएंगे, धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। तो ये कार्बोनेशन प्रोसेस से, इसी तरीके से जहां जहां वर्ल्ड में जहां जहां लाइमस्टोन रॉक है, वहां वहां कार्बोनेशन प्रोसेस के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट रॉक को पार्टिकल्स ऑफ रॉक में तोड़ा जा रहा है। तो आपने ये चीजें देख ली कि हाउ इट इज हैपनिंग। सो यहां पर फिर फाइनली, यहां पर यदि यहां पर ये पानी मान लीजिए गिर रहा है, दिस वाटर इज फॉलिंग ओवर देयर, इस केव में से यहां से पानी आ रहा है ऐसे ऐसे, और ये पानी का करंट ऐसे यहां से गिर रहा है। तो ऐसा ही आपको देहरादून में सहस्त्रधारा वाटरफॉल आप देख सकते हैं, सहस्त्रधारा वाटरफॉल। तो उसके अंदर में केव है, एंड देयर इज ना, आई विल टेल यू इन द डिटेल क्लासेस ऑफ कास्ट टोपोग्राफी, तब वहां पर आपको डिटेलिंग होगी। यहां पर ये जानिए कि रॉक को तोड़ने में हेल्प कर रहा है कार्बोनेशन प्रोसेस। विच प्रोसेस? कार्बोनेशन प्रोसेस। और लिख लेंगे व्हाट इज कार्बोनेशन प्रोसेस, लिखेंगे व्हाट इज कार्बोनेशन प्रोसेस। व्हेन डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, when dissolve carbon dioxide with water, in the form of rain, in the form of rain, stream and river, passes through a rock system, then this dissolved carbon dioxide in the form of weak carbonic acid, react with limestone available in the rock,
available in the rock and slowly disintegrate or decompose, limestone and creates caves, गुफाएं, cave, different types of karst landform, etc. तो ये आपने क्या देख लिया, व्हाट इज दिस कार्बोनेशन प्रोसेस दैट यू हैव सीन, कि कार्बोनेशन प्रोसेस क्या है. यस, नेक्स्ट वन, केमिकल वेदरिंग का नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग जो देखने जा रहे हैं, इट इज अबाउट ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन को देखेंगे हम लोग. ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में जनरली क्या होता है कि सपोज करें रॉक है, इस रॉक में क्या है, व्हाट इज देयर, आयरन कंटेंट है, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन कहां कहां पे है, इट इज अवेलेबल इन द एयर में है और वाटर में भी है. तो जब ये रिएक्ट करेगा तो दिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग. आपने सुना होगा जंग लगना. तो कभी कभी आप लोहे पे देखेंगे कि ऑक्सीजन, जब बारिश के समय में पानी में भी ऑक्सीजन है, हवा में भी, और लोहे को रिएक्ट करके उसको रस्ट करके उसमें से तोड़ते जाता है, छोटा छोटा कण ब्राउनिश कलर में तोड़ता है रॉक को, और इसे रॉक पार्टिकल को क्या करता है, रस्टिंग के थ्रू रॉक पार्टिकल्स क्या होगा, डिसइंटीग्रेट एंड क्या होगा, यस, डिकम्पोज होगा. और किस कलर में देगा, इट इनटू रेड एंड ऑरेंज कलर या ब्राउनिश कलर. ऑरेंज कलर भी दे सकता है, ब्राउनिश कलर भी दे सकता है. तो सिंपल है, जिस रीजन में रेनफॉल ज्यादा हो रहा होगा और ऑक्सीजन तो सभी जगह अवेलेबल ही है, तो वो रॉक में यदि आयरन पार्टिकल्स है तो उसके साथ ऑक्सीडाइज होके ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड देता है. क्या क्रिएट करेगा, आयरन ऑक्साइड्स. आयरन का ऑक्साइड्स, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड सुना होगा आपने, हाइड्रोक्साइड्स, तो वो बनाएगा. यहां पे सिंपली आयरन का ऑक्साइड लिखना है आपको. तो हमने क्या बोला, यस, किस प्रकार से आप ऑक्सीडेशन को, हाउ यू कैन एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे रॉक में तोड़ता है और कैसे ये तोड़कर ब्राउनिश कलर और रेड कलर देता है. ये चीज आप यहाँ पे पहले डायग्राम ये बना ले, ये आपका रिएक्शन देख लें, और बड़ी सिंपल फॉर्म में लिखा. आपको ऐसा केमिकल रिएक्शन से डरना नहीं है, सिंपली ऐसा ही लिखेंगे, आपका एग्जाम में चलेगा, पूरा चलेगा, 200% ऐसा चलेगा. आप इफ यू हैव सीन द मैप ऑफ इंडिया, अभी मैप ऑफ इंडिया आपने आप यहां पर क्या है, ईस्टर्न घाट, व्हाट इज देयर, ईस्टर्न घाट है. और मैं बताने जा रहा हूं कि भारत में कहां पे रेड सॉइल है, ईस्टर्न घाट है. और ईस्टर्न घाट में यहां पे कौन सा रॉक है, ग्रेनाइटिक रॉक. विच रॉक इज देयर, ग्रेनाइटिक रॉक है. और ये ग्रेनाइटिक रॉक में के जो आयरन है वो क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में यहां पर हमें क्या मिल गया, डिसइंटीग्रेटेड डिकम्पोज रेड सॉइल. तो भारत में आपको किस जगह पे, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नॉर्दर्न तमिलनाडु और सदर्न कर्नाटका, इस रीजन में आपको क्या मिल जाएगा, रेड सॉइल यू कैन बी एबल टू गेट. तो रेड सॉइल आपने देखा कि कैसे कहां पे बन रहा है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन इज हेल्पिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेड सॉइल.
और वहां पे रॉक टूटकर पार्टिकल्स ऑफ रॉक में आ जा रहा है, सॉइल में कन्वर्ट हो रहा है। दोबारा मैं बोल दूं, when the oxygen available in the air and water, oxygen available in the air and water react with the rock having more iron particles, react with the rock having more iron minerals, and through reaction it creates iron oxides, and this process is known as rusting. Through the process of rusting, the iron particles get loosened and weakened, kamjor ho jata hai, weakened and disintegrate and decompose away from the rocks. Rock में से it get off, अलग हो जाता है, and help in creating red color or brown color और orange color soil. तो ये soil कैसे बना आपने समझे? और in the eastern half of India, that is there is an eastern Ghat lies, and eastern Ghat में कैसा rock है? Granitic rock, and this granitic rock has a high content of iron. उसके अंदर आयरन का बहुत ज्यादा कंटेंट है, और ज्यादा कंटेंट होने की वजह से व्हाट इज हैपनिंग, वो उसके साथ रिएक्ट करके वहां पर क्या बना दे रहा है? रेड सॉइल. अंडरस्टूड इट? सो राइट डाउन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन अवेलेबल इन द एयर, oxygen available in the air and water reacts with iron minerals available in the rock and iron minerals get oxidized, and this process is known as oxidation. चेंज द पैरा चेंज करेंगे आप. अब आयरन क्या हो चुका है? ऑक्सीडाइज हो चुका है. तो लिखेंगे ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडाइज्ड आयरन एंड आयरन हाइड्रोक्साइड्स. आयरन हाइड्रोक्साइड मतलब OH जुड़ जाएगा, तो वाटर का OH जुड़ जाएगा तो वो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा OH, और इसका O जुड़ेगा तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा. तो ऑक्सीडाइज्ड आयरन एंड आयरन हाइड्रोक्साइड्स help in disintegration and decomposition of rock, into red or orange or brownish color particles of rock. This way, oxidation helps in formation of red soil in the world. चेंज द पैरा. ये जो रेड सॉइल बना है किसके थ्रू? ऑक्सीडेशन के थ्रू बना है. और ये इसको क्या बोलेंगे आप जानते हैं कि ये रस्टिंग प्रोसेस है. रस्टिंग में ब्राउनिश कलर टूटकर बाहर आएगा, तो जो कलर भी टूटकर बाहर आ रहा है, ऑरेंज हो, ब्राउनिश, बाद में वो लाल कलर का ही दिखेगा. तो लिखेंगे सच रस्टिंग ऑफ रॉक especially granitic rock
such rusting of rock or especially granitic rock available on the eastern Ghat of India available in the eastern Ghat of India helps in the formation of red soil, helps in the formation of red soil। और साथ में ये लिख लेंगे भारत में ये रेड सॉइल कहां पे मिल रहा है, हाउ वेयर दे आर एग्जिस्टिंग। जहां जहां ईस्टर्न घाट होगा वहां वहां पर आपको रेड सॉइल मिलेगा, लिखेंगे सच रेड सॉइल आर फाउंड इन such red soils are found in Jharkhand, Odisha, such red soils are found in Jharkhand, Odisha, छत्तीसगढ़ और एमपी का ईस्टर्न साइड ऑफ दिस एमपी, यहां पर जो ईस्टर्न साइड है एमपी का, दिस इज द, आप देखेंगे तो ये पूरा एमपी है आपका, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न साइड ऑफ एमपी और ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी थोड़ा थोड़ा ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी कॉमा ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र दिस रीजन इज तेलंगाना, यहां पे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका सदर्न रीजन, सदर्न कर्नाटका एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु इट मीन्स कहां कहां पे, झारखंड में पार्ट्स में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, देयर इज ईस्टर्न एमपी, ईस्टर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, सदर्न कर्नाटका एंड नॉर्दर्न तमिलनाडु। दिस रीजन हैज, वी कैन से दैट इट हैज व्हाट, रेड सॉइल। आपको समझ में आ चुका होगा कि व्हाई डू द रेड सॉइल्स आर फाउंड इन द व्हाट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। रेड सॉइल क्यों ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मिलता है। अब अगला हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट, इट इज अगले केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में देखेंगे आपका है हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में ये कहा जाएगा कि इसके द्वारा ही आप समझेंगे हाउ डू द थार डिजर्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, और भारत में इन इंडिया व्हाई डू सम रीजन हैज क्ले सॉइल। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यस हाइड्रोलिसिस देखेंगे, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाएगा टू फॉर्म्स में, वन इट इज H+ आयन एंड OH- आयन। और ये वाटर क्या करेगा, जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो यहां पे ग्रेनाइटिक रॉक होता है, दो टाइप से ग्रेनाइटिक रॉक होते हैं। एक टाइप में आप देखेंगे कि वहां पर होता है क्वार्ट्ज, और एक टाइप में आप देखेंगे कि फेल्डस्पार होता है। फेल्डस्पार इज आल्सो है ना ग्रेनाइटिक रॉक। तो जब ये आयोनाइज्ड हाइड्रोजन आयन है, दिस आयोनाइज्ड हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और इसको एसिडिक कैरेक्टर देने की कोशिश करेगा और इसको कमजोर करेगा। और ये क्वार्ट्ज को कमजोर करके तोड़ता है, डिकम्पोज करके, डिसइंटीग्रेट एंड डिकम्पोज करके इसको सैंड, छोटे छोटे पार्टिकल सैंड और सिल्ट में, सैंड एंड सिल्ट बनाता है, SiLt। और ये हाइड्रोजन आयन ग्रेनाइटिक रॉक को विक करके बहुत फाइनर पार्टिकल्स कन्वर्ट करता है और ये क्ले बनाता है, क्ले सॉइल। और क्ले इज द फाइनेस्ट सॉइल। तो आपने देखा कि क्वार्ट्ज ने सैंड और सिल्ट बनाया, और वेस्टर्न राजस्थान में जहां पे थार मरुस्थल है वहां पे क्वार्ट्ज का परसेंटेज ज्यादा था, तो वो हाइड्रोलाइज होकर वो किस में बना, कन्वर्ट हो गया, सैंड एंड सिल्ट में।
और यहां पर फेल्सपार जहां जहां थे वहां पे क्ले सॉयल बन गया, क्ले सॉयल। और चाइना का एक फेमस क्ले सॉयल है, चाइना का फेमस सुना होगा आपने, चीनी मिट्टी सुना है आपने, चीनी मिट्टी के बर्तन बने हुए। तो ये चाइना का चीनी मिट्टी, वहीं से नाम आया, चाइना को चीन बोला जाता था, चीनी मिट्टी। और यहाँ पे कायोलिनाइट सॉयल, KAOLINIT, कायोलिनाइट सॉयल। और ये क्ले सॉयल बहुत महीन होता है, इसको आप गर्म करके भट्टी में इसका जो है इसके वजह से टाइल्स बनाया जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। क्ले बहुत फाइनर पार्टिकल होता है। तो ये फेल्सपार भी राजस्थान के कई रीजनों में आपको मिलेगा, क्ले टूटकर बना हुआ है। और ऐसे रीजन में राजस्थान में आपको पता है, दिस सच सॉइल इज गुड फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। और ये कैसे रीजन में होगा, ये हाइड्रोलिसिस वाटर का कैसे रीजन में होगा, जिस रीजन में टेम्परेचर कैसा हो, टेम्परेचर हाई हो और रेनफॉल कैसा हो, पानी हो लेकिन रेनफॉल कैसा हो, यस, लेस हो। तो ये हाइड्रोलिसिस किस रीजन में होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है किस रीजन में, इट इज द रीजन वेयर द टेम्परेचर इज हाई, रेनफॉल इज लेस। और राजस्थान हमारे भारत का एक जो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि हाई टेम्परेचर एंड लेस रेनफॉल, और वहां पर ये वाटर जो है ये हाइड्रोलाइज्ड होकर हाइड्रोजन आयन में टूटता है और हाइड्रोक्साइड आयन में। और ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है, क्वार्ट्ज रॉक को तोड़कर सैंड और सिल्ट में बदल देता है विक करके, और फेल्सपार को तोड़ के क्ले में कन्वर्ट कर देता है। क्ले इज कायोलिनाइट सॉइल। तो आपने देखा, यदि आपसे पूछे कि थार डेजर्ट कैसे बना, तो उसका भी फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुका होगा कि वहां पे क्वार्ट्ज रॉक था, रेनफॉल कम था, बारिश नहीं हो रही थी, एंड देन टेम्परेचर हाई था। तो वहां पे हाइड्रोलाइज्ड आयन क्या है, क्वार्ट्ज रॉक को तोड़कर वहां पे सैंड और सिल्ट क्रिएट कर दिया। इज इट ओके, इज इट ओके? सो लेट अस सी, हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग पहले लिखेंगे हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कैसे ये केमिकल वेदरिंग काम कर रहा है। हाइड्रोलिसिस को समझ जाएंगे, फिर उसके बाद हम लिखवाएंगे कि कैसे क्वार्ट्ज सैंड और सिल्ट में बदल रहा है, और इसमें फिर हम लिखाएंगे कि थार डेजर्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिर देखेंगे कि राजस्थान के कुछ रीजनों में कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो कॉटन के प्रोडक्शन के लिए तो रेनफॉल कम चाहिए लेकिन क्ले सॉइल चाहिए। और क्ले सॉइल राजस्थान में हनुमानगढ़ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे जाकर, और कुछ रीजन पंजाब का, हरियाणा का, वहां पे क्ले सॉइल है, उस कारण से वहां पे कॉटन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। सो लिखते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस फर्स्ट क्या होता है, लिखेंगे इन द फेवरेबल कंडीशन, in the favorable condition of high temperature, in the favorable condition of high temperature and less rainfall, hydrolyze water into water molecule into hydrolyze water molecule into hydrogen ion and hydroxide। ये OH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। यदि समझ में भी आ रहा है इतना तो बस इतना ही है, नहीं भी लिखो, बस हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड, इतना तो क्लास 8 का 7 का कहीं का भी तो याद होगा बच्चों आपको। हाइड्रोलाइज इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। और जहां पे H प्लस होता है वो एसिडिक बनाता है, कमजोर करता है ना। हाइड्रोलाइज इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। सच हाइड्रोजन आयन easily react with granitic rocks, and help in weakening their intermolecular bond, मतलब उनके स्ट्रेंथ को कम करता है, help in weakening their intermolecular bond, उसके आसपास जो जोड़ने की शक्ति होती है ना, जैसे दो हाथ लगा लो और फिर जोड़ गया, तो वैसे ही उनके इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होते हैं, वीकनिंग इन देयर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड और स्ट्रेंथ, उसको कमजोर कर देगा। एंड स्पेशली क्वार्ट्ज लाइक
and especially quartz like granitic rock. Quartz, Q-U-A-R-T-Z, quartz like granitic rock through hydrolysis disintegrate and decompose into sand and silt. Disintegrate and decompose into sand and silt. तो ये किसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया? सैंड एंड सिल्ट में। अब यहां पे आपको समझना होगा कि यदि आप जैसलमेर और बीकानेर रीजन जाते हैं राजस्थान का, इफ यू गो इन दैट रीजन, व्हाट हैपेंड कि उस रीजन में क्वार्ट्ज रॉक था पहले, और वहां पर ये क्वार्ट्ज रॉक क्या हो गया? हाइड्रोलाइज हुआ ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और उसके बाद धीरे धीरे ये ब्रेक होकर सैंड और सिल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो लिखेंगे, चेंज द पैरा, such process of hydrolysis available in western, such process of hydrolysis in the western Rajasthan, कहां पर? और डिस्ट्रिक्ट का नाम लेंगे तो एग्जामिनर और भी खुश होता है। अब इन वेस्टर्न राजस्थान along जैसलमेर, बीकानेर। आप कभी जाकर अपना क्लास करने के बाद आप जाकर मैप पे भी देखिएगा साथ में, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, BARHMER, बाड़मेर। In the western Rajasthan, especially in Jaisalmer, Bikaner, Jodhpur, Badmer, quartz rock disintegrate and decompose into sandy soil in thousands of years, disintegrate and decompose into sandy soil and creates famous Thar Marusthal and create famous Thar desert। और मरुस्थल भी लिखोगे इन इंग्लिश मीडियम, इट इज करेक्ट, मरुस्थल ही कहा जाता है, दैट इज व्हाट? डेजर्ट, थार डेजर्ट। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आप जाकर चेक करना, दैट इज मेजर रीजन इट इज इन जैसलमेर, और आसपास का थोड़ा सा रीजन है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन दैट रीजन। तो पूरा राजस्थान नहीं है, ओनली 5 to 7% ऑफ द राजस्थान रीजन इज अंडर डेजर्ट। डेजर्ट मींस आई सेड दैट सैंडी डेजर्ट। तो शायद आपको समझ में आ चुका कि यहां पर डेजर्ट कैसे बन गया आपको, यस। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि हमारा क्ले सॉइल कैसे बनता है, हाउ डू द क्ले सॉइल विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। और ये फेल्डस्पार क्या होगा? डिसइंटीग्रेट एंड डिकम्पोज होगा। राजस्थान में कई जगह क्ले सॉइल भी बन रहा है, और क्ले सॉइल की ये प्रॉपर्टीज होती है कि बहुत महीन होता है। क्ले सॉइल इज हाईली, व्हाट आई सेड दैट, फाइनर पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे होते हैं, और यदि इसमें एक बार पानी घुस गया तो पानी को नीचे नहीं जाने देता है, पानी को पकड़ के रखता है। इज इट ओके? और आपको पता है कि यू नो दैट इफ आई एम ग्रोइंग द कॉटन प्लांट, कॉटन को ऊपर से पानी नहीं चाहिए, रेनफॉल करेगा तो उसका कॉटन बॉल क्या हो जाएगा? जो कॉटन बॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? तो जनरली कॉटन के लिए पानी नीचे से चाहिए, और ये आप किसी रीजन में पानी, मतलब रेनफॉल वाले रीजन में होना ही नहीं चाहिए, या कम रेनफॉल वाले रीजन में कॉटन शुड ग्रो। और यहां पे यदि हम कॉटन ग्रो कर रहे हैं राजस्थान में, तो ऊपर से तो नहीं, लेकिन नीचे से पानी चाहिए, और नीचे से पानी चाहिए, और यदि उस सॉइल में जाए जो कि ज्यादा से ज्यादा पानी को पकड़ कर रखे बहुत देर तक, तो कौन सा सॉइल विच कैन होल्ड द मॉइस्चर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? विच सॉइल कैन होल्ड द मॉइस्चर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? क्ले सॉइल।
इसीलिए बोला जाता है कि क्ले सॉइल जो होता है इट इज गुड फॉर कॉटन कल्टीवेशन। और इसी कारण से हनुमानगढ़ गंगानगर रीजन में और वहां पे जो रेनफॉल नहीं हो रहा है, लेकिन पानी कहां से मिल जा रहा है? इंदिरा गांधी कैनाल से। तो लिखेंगे, चेंज द पैरा, हाइड्रोलिसिस ऑफ फेल्सपार ग्रेनाइटिक रॉक, feldspar granitic rock creates finer particle of clay soil, creates finer particles of clay soil creates finer particle of clay soil. And in Rajasthan, in some pockets such clay soils are found, कुछ जगहों पे ऐसा क्ले सॉइल मिलता है। इन राजस्थान, इन सम पॉकेट्स सच क्ले सॉइल्स आर फाउंड विच हेल्प इन कॉटन कल्टीवेशन। किसमें हेल्प करता है? यस, विच हेल्प इन कॉटन कल्टीवेशन। सो आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये हाइड्रोलिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट आई सेड दैट सैंड और सिल्ट टाइप ऑफ सॉइल बनाने के लिए और क्ले सॉइल बनाने के लिए। और चाइना में, इन चाइना सच क्ले सॉइल इज नोन एज काओलिनाइट सॉइल। और ऐसे सॉइल को चाइना में क्या कहते हैं? आप कभी हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए, समटाइम्स इट सच क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम। So what is kaolinite soil? The kaolinite soil is an what? Clay soil, and which is formed by the what? Hydrolysis of feldspar rock. Feldspar rock के hydrolysis से ये बना हुआ है। Understood it? अब हम लोग देखने जा रहे हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है कि आपको कोई रॉक है, उसमें सिंपली वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाए। जैसे सपोज करो एक रॉक है आपका कैल्शियम सल्फेट, और उसमें आपका वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल उसके पोरस एरिया में जुड़ेगा तो वो फैल जाएगा, और फैलेगा तो एक्सपैंड होगा, और साथ में वो क्या बना देगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस H2O। तो पहले आप देखिए कि ये क्या था? सिंपली कैल्शियम सल्फेट था। अब ये क्या बन गया आपका? ये जिप्सम बन गया। क्या बन गया? कमजोर जिप्सम। ये दिख रहा है आपको? तो वाटर मॉलिक्यूल किस में डिसॉल्व हो जाएगा कंप्लीटली? आपको किस में रिएक्ट करके ऐसा बना लेगा? कैल्शियम सल्फेट वाले रॉक को बना सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाले को बना सकता है, और कुछ सॉल्ट रॉक को बना सकता है, सॉल्टी रॉक को, जिसमें घुल जाए। तो आपने क्या क्या देखा? तो रॉक क्या होगा? ऐसे रीजन में इसके साथ फुल जाता है, और मैं बताता हूं कैसे क्या होगा। इस प्रोसेस को देखेंगे आप लोग। जैसे ही सपोज करिए ये रॉक है और यहां पर रेनफॉल हुआ, तो रेनफॉल होने से इसके पोरस एरिया में क्या आ जाएगा? इसके पोरस एरिया में पानी भर जाएगा, और पानी भरते ही इसका वॉल्यूम फैल जाएगा। ये थोड़ा सा क्या होगा? पानी, कभी कभी आपने बाथरूम में देखा होगा, व्हेन यू आर टेकिंग बाथ, जब बाथ ले रहे हैं उस समय पानी गिरता है, और पानी जाकर आसपास के दीवार में, आपके दीवार में यदि उसमें मान लीजिए टाइल नहीं लगा हुआ तब, तो दीवार के पोरस एरिया में पानी घुस जाता है, और उसके बाद वो फूलता है। आप उस समय पानी जब उसके पोरस एरिया में जाएगा तो आपने कभी महसूस करेंगे कि फूल गया है, वो आप देखेंगे नहीं, महसूस कुछ समय के बाद होगा। फिर जब आप नहीं नहा रहे हैं तो दैट टाइम वो अपना वाटर वेपर वो निकालता रहेगा, अपना पानी उसमें से निकलता रहेगा। तो उस जब पानी निकलेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप डेली नहा रहे हैं तो उस समय वो एक्सपैंड कर रहा है पानी एब्जॉर्ब करके। जब नहीं नहा रहे तो पानी को वो छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। धीरे धीरे आप बाथरूम में या ज्यादा जहां पानी यूज होता है वहां पे जो सीमेंट का दीवार होता है वो धीरे धीरे झड़ने लग जाता है। वो क्यों हो रहा है, टूट रहा है? ये इसी की वजह से, हाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? हाइड्रेशन। तो जब आप इसको पानी मिलेगा, जब ये हाइड्रेट होगा तो ये क्या होगा? एक्सपैंड होगा, और जब पानी निकलेगा उसमें से
तो डिहाइड्रेट होगा, और डिहाइड्रेट होने से क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, आप किसी चीज को खींचोगे, फिर एक्सपैंड करोगे और कॉन्ट्रैक्ट करोगे, और कई सौ साल तक करते रहोगे रॉक पर। बारिश हो रही है तो पानी हाइड्रेट हो गया, वो उसमें पानी घुस गया और फैलेगा रॉक। मतलब हम आंखों से नहीं देखकर महसूस कर सकते हैं, बट वो फैलेगा, इट विल एक्सपैंड, और जैसे ही पानी नहीं उस पर रेनफॉल हो रहा है तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। और इस तरीके से वो रॉक टूटकर फिर धीरे धीरे छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता रहेगा, रॉक पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता रहेगा। तो लिखेंगे, और ये किस रीजन में, जहां पर ज्यादा रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होता है चाहे गुड रेनफॉल होता है। तो राइट डाउन, when water get attached with rocks, when water get attached with rock, then size of the rocks increases or expand, then size of the rocks increases or expand. Change the para. In the condition where there is ड्राई कंडीशन प्रिवेल, जहां पे अब वो बारिश नहीं हो रहा, अब ड्राई कंडीशन है, इन द रीजन वेयर ड्राई कंडीशन प्रिवेल्स, then water attached with rock evaporate or dehydrate, and through dehydration rock contracts. लिखेंगे, such regular expansion and contraction of rocks with the help of water, such regular expansion and contraction of rocks with the help of water disintegrate and decompose rock into smaller particles of rock. सो आपने देखा कि कैसे ये हाइड्रेशन रॉक पार्टिकल्स को तोड़ रहा है। इज इट ओके? एक एग्जांपल लिख लेंगे। आपने अभी देखा था कि कैल्शियम सल्फेट वाला रॉक कैसे जिप्सम में कन्वर्ट हो गया। आपने सुना होगा कि जिप्सम की वजह से सीमेंट बनाते हैं हम लोग, सीमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है जिप्सम ऐड करके। सो राइट डाउन, थ्रू हाइड्रेशन कैल्शियम सल्फेट रॉक ब्रेक हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ब्रेक और डिसइंटीग्रेट, ब्रेक बोलो या डिसइंटीग्रेट और डिकम्पोज बोलो, ब्रेक और डिसइंटीग्रेट एंड डिकम्पोज इनटू gypsum, disintegrate and decompose into gypsum। अब भारत में, वर्ल्ड में कहां कहां होगा जहां पे गुड रेनफॉल और हैवी रेनफॉल होगा, उस रीजन में हाइड्रेशन होगा। जहां जहां वर्ल्ड में यस देयर इज व्हाट हैवी रेनफॉल होगा या गुड रेनफॉल होगा, उस रीजन में हाइड्रेशन होगा। जहां जहां कम भी होता है फिर भी वहां पे भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा कहां होगा, गुड रेनफॉल एंड हैवी रेनफॉल। चेंज द पैरा। In the world,
इन द वर्ल्ड रीजन हैविंग, कॉमा देकर, रीजन हैविंग गुड रेनफॉल और हैवी रेनफॉल, good rainfall or heavy rainfall, in the world region having good rainfall and heavy rainfall faces hydration chemical weathering process, faces hydration chemical weathering process. तो वर्ल्ड के मैक्सिमम रीजन में हाइड्रेशन वेदरिंग प्रोसेस, हाइड्रेशन केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होगा। अब यदि मैं बात करूं कि इंडिया में कहां होगा, तो इंडिया का एवरेज रेनफॉल, इंडिया का जो एवरेज रेनफॉल है 110 सेंटीमीटर और गुड रेनफॉल है। और सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां होगा इन इंडिया में? इन इंडिया द हैवीएस्ट रेनफॉल दैट यूज्ड टू टेक प्लेस इन द वेस्टर्न घाट कहां पे होता है? थोड़ा सा मैप ऐसा बनाता हूं जो आपके लायक हो, आप भी उसको समझकर आप भी बना सके। ये मैंने एक चिड़िया का मुंह बना दिया, एक लड़की के 4 चोटी बना दिए हमने, और उसके बाद थोड़ा ऐसे खींचा और ये पूंछ बना दिया, और इस तरीके से इंडिया। तो यहां पर आपको पता है कि ये वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट में जो मुंबई वाला और कर्नाटका, मुंबई महाराष्ट्र और गोवा वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, दैट इज नोन एज कोंकण कोस्ट। और कर्नाटका वाले रीजन को बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, कन्नडा कोस्ट। और केरला वाले रीजन को बोलते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। और पता है आपको, इस कोंकण कोस्ट में इन ईयर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, कन्नडा कोस्ट में भी 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, मालाबार कोस्ट में एक साल में 300 सेंटीमीटर रेनफॉल, नॉर्थ ईस्ट में आपको 200 से प्लस होता है, और अंडमान निकोबार में भी आपको क्या होगा? 200 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल। तो इसका मतलब है कि इंडिया में तो हर जगह होगा, बट मैक्सिमम हाइड्रेशन कहां पे होगा? वेस्टर्न घाट अलोंग द कोंकण कोस्ट, कन्नडा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज इन द अंडमान निकोबार। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इन विच रीजन आपके पास सबसे ज्यादा यू कैन बी एबल टू हैव व्हाट हाइड्रेशन और केमिकल वेदरिंग प्रोसेस कहां पे होगा, तो सबसे ज्यादा वहां होगा जहां सबसे ज्यादा रेनफॉल होगा, जहां पे हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। इन दैट रीजन यू कैन बी एबल टू हैव सच केमिकल वेदरिंग, हाइड्रेशन। तो लिखेंगे हाइड्रेशन प्रोसेस in India take place in most of the region, but it is highly pronounced in the region of Konkan coast, Kannada coast, Malabar coast, in the northeast and Andaman Nicobar. कहां पर? And in the Andaman Nicobar. तो you can see कि ये सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है, and how it is happening in such regions. तो आपने ये देख लिया कि कोंकण कोस्ट, कन्नडा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट, और इसमें क्या हो रहा है? विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? हाइड्रेशन के द्वारा रॉक टूट रहा है एंड कन्वर्टिंग इनटू सॉइल। अनदर प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग हम लोग देखने जा रहे हैं, एंड दैट इट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है? सिंपली जिसको हम लोग बोलते हैं डिसॉल्व हो जाना। जैसे आप चीनी को पानी में मिलाएंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, नमक को पानी में मिलाएंगे डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरह कुछ रॉक्स जो होंगे पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जैसे हमने क्या बोला, विच रॉक्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन रॉक यदि कहीं पर हो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। और जिस रॉक्स में हैलोजन हो, सॉल्ट हो, सॉल्टी रॉक,
डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होकर वो क्या बना सकता है, एक जिस जगह से डिसॉल्व होगा वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा, क्योंकि वहां से डिसॉल्व होकर वो पानी जा चुका है या एवोपरेट हो चुका है। क्योंकि वो रॉक में जैसे पानी, आप किसी में नमक डाल दे, नमक के बड़े बड़े टुकड़े, और वो सॉलिड है, अब पानी उसमें डाल देंगे तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, उस सारा सॉल्ट उसमें पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। अब उसको आप पानी को धीरे धीरे आपका हट सकता है। तो ये डिसोल्यूशन से आपका किसी रीजन में आप क्या बना सकते हैं, ग्रेट डिप्रेशन, छोटे छोटे केव भी बन सकता है, क्योंकि ये डिसॉल्व करके ये पूरा किसी रॉक में भी, ये लाइमस्टोन है, इफ इन सम रॉक्स देयर इज अ लाइमस्टोन और मे बी अ सॉल्टी रॉक, तो वो डिसॉल्व होकर पीछे केव भी बना देता है, और इट कैन क्रिएट अ स्मॉल लेक्स और पॉन्ड्स। क्या बना सकता है, स्मॉल लेक्स और पॉन्ड्स। सो राइट डाउन in this chemical weathering process, water is able to dissolve limestone or salt available in the rock, able to dissolve limestone or salt available in the rock, and after dissolving it moves away through surface runoff, मतलब बह जाता है बाद में, it moves away through surface runoff, it moves away through surface runoff and creates स्मॉल केव, मतलब पीछे से यदि चला जाएगा, जहां जहां से सॉल्ट हट गया, लाइमस्टोन हट गया, पीछे में क्या बन जाएगा, छोटा छोटा केव, स्मॉल केव्स, या कोई जगह गड्ढा हो जाएगा जिसमें लेक्स और पॉन्ड बन जाएगा। क्रिएट्स स्मॉल लेक्स, क्रिएट्स स्मॉल केव्स, स्मॉल लेक्स और पॉन्ड्स। इज इट ओके? तो आपने ये देखा कि हाउ डू द, हम लोगों ने 5 प्रोसेस केमिकल वेदरिंग का देखा। One, it is we have seen carbonation process, another we have seen oxidation, उसके बाद हम लोगों ने देखा hydrolysis, then we have seen hydration and solution। ये 5 केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस हैं, एंड डू इट प्रॉपरली, अच्छे से रिवीजन करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, एंड जो कार्बोनेशन प्रोसेस का जो कास्ट टोपोग्राफी है वो अलग से आपका लिया जाएगा, दैट विल बी अ डिफरेंट क्लास एट ऑल। सो वो एक अलग से बिल्कुल क्लास होगी। So I think you are able to understand all this. So we'll meet again in the coming classes. So wait for that. तब तक अपना इसका नोट्स बनाएं ज्योग्राफी से रिलेटेड। ये ज्योग्राफी का लेक्चर 4 हम लोग ले रहे हैं।